डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। होली और जुमा पड़े एक साथ, प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती। कई जगह मस्जिदों को ढकने का ऐलान, सौहार्द बनाए रखने की अपील। देखिए, मस्जिद ढका जा रहा है कि कुछ शरारती लोग मस्जिद पे रंग डाल देंगे, जानबूझकर डाल देंगे और चाहते हैं छेड़ना, इसलिए ढक रहे होंगे कि कोई रंग उस मस्जिद पढ़ने न पाए, झगड़ा लड़ाई न बढ़ने पाए। एलॉन मस्क की कंपनी का भारत की कंपनियों के साथ हुए सौदे पर उठे कई सवाल, कांग्रेस ने सरकार को घेरा। ट्रंप के टैरिफ ऐलान से दुनिया भर में छिड़ा ट्रेड वॉर, यूरोपीय संघ ने भी अमेरिका पर बढ़ाया टैक्स। They bring uncertainty for the economy. Jobs are at stake. Prices up. Nobody needs that. होंगी खेल की खबरें और विशेष रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। 64 साल बाद होली और रमजान का जुमा एक साथ। यूपी में अयोध्या और संभल समेत कई शहरों की मस्जिदें ढकी गईं। इंदौर में 2000 जवान तैनात। छत्तीसगढ़ में नमाज का वक्त बदला। तमिलनाडु सरकार ने बजट डॉक्यूमेंट में बदला रुपए का सिंबल। हिंदी की जगह तमिल लिपि में लिखा रुपया। नई शिक्षा नीति के त्रिभाषा फॉर्मूले का विवाद और गहराया। गंभीर अपराधों के आरोपी चुनाव प्रत्याशियों पर सुप्रीम कोर्ट में होगी 18 मार्च को सुनवाई। एडीआर की रिपोर्ट के आधार पर 3 साल पहले कोर्ट में पहुंचा था मामला। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में यमुना का पानी बेहद प्रदूषित। 23 साइट्स वाटर क्वालिटी टेस्ट में फेल। ऑक्सीजन की मात्रा पाई गई 0। वाटर रिसोर्स पर बनाई गई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने दी जानकारी। पुतिन ने आर्मी यूनिफॉर्म में कुर्स्क का किया दौरा। यूक्रेनी सेना को खदेड़ने के दिए आदेश। कहा, रूसी इलाके से पकड़े गए यूक्रेनी सैनिक आतंकी। और कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का शपथ ग्रहण कल। जस्टिन ट्रूडो की जगह 24वें पीएम के तौर पर सत्ता संभालेंगे कार्नी। 9 फरवरी को आए थे कनाडा में चुनाव के नतीजे। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। कल होली है, शुक्रवार को। इस वक्त रमजान चल रहा है। अब होली और जुमा एक साथ आने से देश भर में पुलिस प्रशासन के लिए इन पर्वों को शांतिपूर्ण संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि 2 अलग अलग धर्मों के त्योहार पहले भी पड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार होली के पहले से ही मस्जिदों को लेकर, जुमे की नमाज को लेकर जिस तरह के विवादित बयान दिए जा रहे हैं, उन्हें देखते हुए ये चुनौती काफी बढ़ गई है। किस तरह की तैयारियां हैं प्रशासन की और ऐसी तैयारियों की जरूरत क्यों पड़ी, यही बता रही हैं अंशिता अपनी इस रिपोर्ट में। होली और जुमा दोनों का एक साथ आना कुछ लोगों को एक अवसर की तरह दिख रहा है। इसलिए नहीं कि वो सौहार्द और भाईचारा दिखाएंगे, वो तो हमेशा से होता आया है, बल्कि अवसर इस रूप में कि विवादित बयान देने, धमकी देने, एक दूसरे को चुनौती देने के रूप में। यूपी के संभल से शुरू हुआ ये सिलसिला बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे तमाम राज्यों में फैल गया है। लगातार विवादित बयान आ रहे हैं। शुरुआत संभल के एक पुलिस अधिकारी की ओर से हुई कि जिन्हें रंग नहीं पसंद है वो अपने घर पर रहें। तो बिहार में दरभंगा की मेयर अंजुम आरा बोली कि नमाज का वक्त नहीं बदल सकता, इसलिए होली खेलने पर 2 घंटे का ब्रेक लगा दिया जाए। यूपी में संभल के अलावा कई दूसरे शहरों में मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है, तो कई जगह नमाज पढ़ने के समय को बदल दिया गया है। नेताओं के भड़काऊ बयान अभी भी आ रहे हैं, लेकिन सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील करने वाले नेताओं की भी कमी नहीं है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल कहते हैं, लोग देखिएगा, होली भी मनाएंगे, जुमा भी वो अपना मनाएंगे और एक सांप्रदायिक सौहार्द में होगा, क्योंकि होली एक खुशियों का त्योहार है। लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे होली में न कोई राग होता है, न कोई देश होता है, न कोई वैमनस्यता होती है, न कोई आपस में नाराजगी होती। लोग एक दूसरे से गले से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ शुभकामनाएं देते हैं और ये रंगों का त्योहार, मिठास का त्योहार, खुशियों का त्योहार है। और कल सब लोग उसी खुशियों और मिठास के साथ पूरे देश में मनाएंगे, संभल में मनाएंगे, उत्तर प्रदेश में मनाएंगे, देश में मनाएंगे। वहीं पुलिस और प्रशासन संवेदनशील जगहों पर सतर्कता बरते हुए हैं और जगह जगह फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी पिछले दिनों औरंगजेब को लेकर दिए बयान पर काफी घिरे थे। वो भी लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि त्योहार खुशियों के लिए है, ना कि नफरत के लिए और एक दूसरे को परेशान करने के लिए। देखिए, ऐसा है ना कि कुछ शरारती लोग होते हैं जो शरारत करते हैं। हमारे मुल्क एक गंगा जमनी तहजीब है,
त्योहार को हमको जो है ना इसको राजनीति में लाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर भी अपने तमाम उन भाइयों से निवेदन करूंगा जिनका त्योहार है अगर होली का, कि भाई त्योहार जरूर मनाया जाए, खुशी से मनाया जाए, परंतु जानबूझकर किसी मुसलमान पर रंग मत डालिए। और मुसलमान भाई से कहता हूँ, अगर कोई रंग पड़ भी गया ना तो छोड़ दीजिए उसको। ये महीना जो है ना इबादत का महीना है। अगर कोई रंग पड़ भी जाता ना तो कोई झगड़ा लड़ाई मत करिए, आराम से नमाज पढ़िए, अपने घर जाइए, ये मेरी गुजारिश है। लेकिन कई नेता ऐसे हैं जो संभल के पुलिस अधिकारी के ही बयानों को सही ठहराने में लगे हुए हैं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज को ही सुन लीजिए। अगर हिंदुओं के स्थान में रह रहे हो तो हिंदू अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाएंगे ही। अगर उसका कोई छींटा आप पे पड़ गया तो आप में भी सहन शक्ति होनी चाहिए, आप में भी बर्दाश्त करने का हिम्मत होनी चाहिए। अब बाहर बरसात हो रही है, जो भीगना नहीं चाहता वो घर में बैठे। मैं होली नहीं खेलता हूँ, मैं अपने घर में बैठता हूँ। और जहाँ अगर बाहर जाता है तो थोड़े बहुत कपड़े गीले होते हैं तो उसको सहन करना पड़ता है। विवादित बयानों का सिलसिला पिछले काफी समय से चल रहा है, लेकिन एक संप्रदाय के डर से यदि मस्जिदों को ढक दिया जाए या फिर पुलिस और प्रशासन को मंदिरों की सुरक्षा करनी पड़े तो सांप्रदायिक सौहार्द और देश की सामाजिक संस्कृति के लिए ये ठीक नहीं है। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। त्योहारों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और प्रशासन के सामने खड़ी हैं चुनौतियां। वरिष्ठ पत्रकार और देशबंधु ग्रुप के एडिटर इन चीफ राजीव रंजन श्रीवास्तव से मैंने ये समझने की कोशिश की कि आखिर समाज में ये स्थिति कैसे आ गई कि धर्म स्थलों की सुरक्षा प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इससे क्या पता चलता है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक बहुत ही चिंतनीय विषय है ये समीर जी, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि दो धर्मों के बीच भेदभाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और दुर्भाग्य ये है कि सत्तारूढ़ दल, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उसके कार्यकर्ता, नेता या उससे जुड़े हुए लोग इन चीज़ों को हवा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा देश, हमारा संविधान ये नहीं कहता है कि ये किसी एक धर्म प्रधान देश है। ये बहुधर्मीय देश है और यहाँ पर हर धर्म की आस्था के लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए और हर किसी के धर्म में आस्था रही है। इसलिए यहाँ पर ऐसा अगर है कि जैसे होली है और रमजान का महीना भी चल रहा है और दोनों अगर है तो फिर दोनों अपने हिसाब से मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं और दिवाली भी मनाते हैं इसी देश में। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि भेदभाव बरतने की कोशिश हुई। लेकिन इस बार ऐसा देखा जा रहा है कि पहले से ही लगभग महीने भर पहले से एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि मस्जिदों को आप ढक दीजिए और ढकने की तस्वीरें भी आ गई हैं। तो ये ओवरऑल दुर्भाग्यपूर्ण है। मस्जिदें ढकी जा रही हैं, लोग रमजान में कैसे बाहर निकलेंगे इसको लेकर चिंता कर रहे हैं। और अब तो आज ही कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि जो होली खेलने वाले यानी हिंदू धर्म के, खासकर होली किसी धर्म प्रधान त्योहार नहीं है, आप तो जानते ही हैं, हिंदू धर्म की होली नहीं है। होली हर धर्म हर उसमें, अकबर के ज़माने में भी होली खेली जाती थी। तो इसका मतलब साफ साफ है कि ये एक सौहार्द का वातावरण पैदा करने के लिए सब मिले गले, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं जो हम लोग सुनते रहे हैं, ये वैसा त्यौहार है। और ऐसे में अगर दो धर्म को बांटा जा रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें एक और चीज, बहुत गंभीर चीज ये देखने को मिली कि राजनीतिक दलों के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं के बयान आ ही रहे हैं, आपने कहा भी। इसमें पहली बार ऐसा देखने में मिल रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों के बयान भी वैसे आ रहे हैं जैसे राजनीतिक दल के लोगों के हों। ये सबसे ज्यादा चिंता की बात है। और इसको कैसे दूर किया जाए कि जो एक सौहार्द की स्थिति हमारे यहाँ रहती है और उसको हमेशा बनाए रखने की कोशिश की जाती है, वो कैसे बनी रहे? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रशासन के लोग भी कहीं ना कहीं किसी पार्टी विशेष से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड नज़र आ रहे हैं इन दिनों, और इसलिए वहाँ अपनी भूमिका और कहते हैं ना कि अपने आप को थोड़ा और आगे दिखाने की कोशिश में वो जिस ढंग से कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना और इसका काम जो है वो प्रशासन का है। लेकिन प्रशासन के लोग भी अगर किसी पार्टी विशेष के लिए काम करते हुए नजर आए तो फिर ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और यही हो रहा है, चाहे संभल का मामला हो या बिहार में कुछ ऐसी चीजें आई हैं वो मामला हो, या मध्य प्रदेश का मामला हो, महू में जो कुछ हुआ क्रिकेट के मैच के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, ये सब कुछ यही बताता है कि प्रशासन को जहां इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए था, इस पर रोक लगानी चाहिए थी, प्रशासन ने रोक नहीं लगाई। और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी हैं वो यहां तक पहुंच चुकी हैं कि अब लोग जो हैं वो अपने आप को बचाए रखने के लिए घर से बाहर निकलने से भी गुरेज कर रहे हैं।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन श्रीवास्तव। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। पिछले 2 दिन से टेलीकॉम सेक्टर की काफी चर्चा हो रही है और चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिका के उद्योगपति एलॉन मस्क की इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी स्टारलिंक ने भारत की 2 कंपनियों से गठजोड़ किए हैं। इसे लेकर भारत सरकार ने तो प्रसन्नता जताई है और कहा है कि ये उपभोक्ताओं के हित में होगा, लेकिन विपक्षी दल इसे लेकर सरकार पर जबरदस्त हमलावर है। दिलचस्प बात यह भी है कि जिन 2 कंपनियों ने स्टारलिंक से समझौते किए हैं वो दोनों ही पहले स्टारलिंक के भारत में आने का विरोध कर रही थी। पूरी जानकारी के साथ हैं आराधना। अमेरिका में ट्रम्प सरकार ने दुनिया के सभी देशों के स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादों के आयात पर हाल ही में 25% टैरिफ बढ़ाया था। ये घोषणा हुए अभी कुछ घंटे भी नहीं हुए थे कि यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर नए टैरिफ लगाकर जवाबी कार्रवाई कर दी। यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डे लायन का कहना है कि ईयू ने अपनी रक्षा के लिए ये कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, Tariffs are taxes. They are bad for business and worse for consumers. They are disrupting supply chains. उर्सुला लायन कह रही थी कि जैसे अमेरिका 28 अरब डॉलर के टैरिफ लगा रहा है तो हम 26 अरब यूरो के जवाबी कदम उठा रहे हैं। नौकरियां दांव पर हैं, कीमतें बढ़ेंगी, यूरोप में भी और अमेरिका में भी। हम इस कदम के लिए गहरा खेद व्यक्त करते हैं। ये व्यापार के लिए ठीक नहीं है और उपभोक्ताओं के लिए तो और भी खराब है। ये टैरिफ सप्लाई चेन को बाधित कर रहे हैं, लेकिन हमें ये करना पड़ रहा है। यूरोपियन कमीशन 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ के देशों की ओर से व्यापार और वाणिज्यिक विवादों को संभालता है। इससे पहले 4 मार्च को अमेरिका ने कनाडा से आने वाले उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाया। वहीं कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और रिफाइंड पेट्रोलियम जैसे ऊर्जा उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाया गया। जवाब में कनाडा ने भी 20.7 अरब डॉलर कीमत के अमेरिकी उत्पादों पर 25% टैरिफ लगा दिया, जो अगले ही दिन यानी 5 मार्च से प्रभावी हो गए। कनाडा की तरह ही ट्रंप ने मेक्सिको से आने वाले सभी उत्पादों पर 25% शुल्क लगाया है। मेक्सिको ने भी जवाबी कार्रवाई की और इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने मेक्सिको और कनाडा दोनों देशों के ऑटोमोबाइल उद्योगों को 1 महीने के लिए टैरिफ में रियायत दे दी। अमेरिका ने चीन के आयात पर भी मौजूदा शुल्क 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया। बढ़ा हुआ टैरिफ चीन से आने वाले हर एक उत्पाद पर लागू होगा। जवाबी कार्रवाई में चीन ने अमेरिका से आने वाले चिकन, गेहूं, मक्का और कपास जैसे प्रोडक्ट्स पर 15% टैरिफ लगा दिया। सिर्फ भारत और जापान ने ही अमेरिका पर अब तक जवाबी टैरिफ नहीं लगाए हैं। हालांकि इस टैरिफ वॉर में अमेरिका का भी नुकसान होने की आशंका है। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टामर ने 12 मार्च को ट्रंप प्रशासन के स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर शुल्क लगाने के फैसले पर निराशा व्यक्त की है। जानकारों का कहना है कि अगर ट्रंप प्रशासन की वजह से लोगों का शासन में भरोसा कम होता है तो निवेश के लिहाज से अमेरिका में दुनिया भर की दिलचस्पी कम हो सकती है, जिसका उसे दूरगामी नुकसान हो सकता है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी दुनिया भर में एक ट्रेड वॉर का रूप लेती जा रही है। ट्रंप प्रशासन दूसरे देशों पर ज्यादा टैरिफ लगा रहा है तो दूसरे देशों की ओर से भी जवाबी कार्रवाई हो रही है। ट्रंप प्रशासन ने अब दुनिया के हर देश से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगा दिया है। इसके जवाब में यूरोपियन यूनियन ने भी अमेरिकी सामान पर टैरिफ बढ़ा दिया है। दूसरे देश भी इस तरह की जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं लगातार। वैश्विक व्यापार और राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, सुनिए आराधना की ये रिपोर्ट। भारत में टेलीकॉम सेक्टर की 2 प्रमुख कंपनियां एयरटेल और जियो ने पिछले 3 दिन के भीतर स्टारलिंक के साथ साझेदारी की घोषणा की। पहले एयरटेल ने और उसके अगले दिन जियो ने। टेलीकॉम सेक्टर पर इसका क्या असर होगा, उपभोक्ताओं को इसका क्या फायदा होगा, इस पर तो चर्चाएं हो ही रही हैं, लेकिन इस पर राजनीतिक गर्माहट भी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि इस साझेदारी के पीछे प्रधानमंत्री का हाथ है, जो एलन मस्क के जरिए ट्रंप से संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। Both two of India's leading companies, Jio and Airtel. First Airtel I saw. Within a few hours I saw Jio announcing a partnership with Starlink, company owned by Mr. Elon Musk. जयराम रमेश कह रहे थे कि सिर्फ 12 घंटे के भीतर एयरटेल और जियो दोनों ने स्टारलिंक के साथ साझेदारी की घोषणा की। ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि ये साझेदारी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एलन मस्क के माध्यम से ट्रंप से अच्छे संबंध बनाने के उद्देश्य से की गई है। इस साझेदारी से कई सवाल बने हुए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है।
अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से कोई जरूरत होती है तो कनेक्टिविटी को चालू या बंद करने का अधिकार किसके पास होगा? स्टारलिंक के पास या इसके भारतीय साझेदारों के पास? इसके अलावा क्या अन्य सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी प्रोवाइडर्स को भी अनुमति दी जाएगी और किस आधार पर? हालांकि इससे पहले केंद्रीय रेलवे और टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस साझेदारी का स्वागत किया और भारत के उपभोक्ताओं के हित में बताया। अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि स्टारलिंक भारत में आपका स्वागत है, दूरदराज के रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए उपयोगी होगा। हालांकि कुछ घंटों के बाद ही उन्होंने अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है जिसका संचालन एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स करती है। ये सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सैटेलाइट कवरेज के अंदर कहीं भी इंटरनेट की सुविधा मुहैया करा सकता है। एयरटेल और मुकेश अंबानी की जियो कंपनी ने मस्क के नेतृत्व वाली एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स के साथ स्टारलिंक की ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को भारत में लाने के लिए एक सौदा किया है। ये सौदेबाजी तब हुई है जब इस बारे में महीनों तक बहस चल रही थी कि मस्क की कंपनी को स्पेक्ट्रम अधिकार कैसे दिए जाने चाहिए। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल जगत की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सुर्खियों में आ गया है। हर बार की तरह इस बार भी पीसीबी अपनी कंगाली को लेकर सुर्खियों में है। उसने हाल ही में घरेलू नेशनल T20 टूर्नामेंट में खेलने वाले खिलाड़ियों की मैच फीस में 90% तक कटौती करने का फैसला किया था। इस फैसले के बाद पाकिस्तानी घरेलू क्रिकेट में हंगामा मच गया था। इसके बाद पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को दखल देना पड़ा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदेश देते हुए इस फैसले पर अब रोक लगा दी है। यानी अब पाकिस्तानी घरेलू T20 खिलाड़ियों की मैच फीस में 90% तक कटौती को रोक दिया गया है। बता दें कि इस समय घरेलू T20 मुकाबले खेलने पर खिलाड़ियों को प्रति मैच 1 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपए मिलते हैं। इस पर 90% तक कटौती करते हुए 10,000 रुपए प्रति मैच देने का फैसला हुआ था। रिजर्व प्लेयर्स को तो 5,000 रुपए ही मिलते, मगर अब पीसीबी चीफ ने इस कटौती पर रोक लगा दी है। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। और अब आज की खास रिपोर्ट। इस वक्त होली की सरगर्मियां हैं और ऐसे मौके पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है साहित्य की और संगीत की। साहित्य और संगीत में होली को किस तरीके से देखा गया है, रचा गया है, एक नजर डाल रहे हैं हमारे साथी अतुल सिन्हा। रंग हमारे साहित्य का एक अहम हिस्सा रहा है और अगर बात होली की करें तो सदियों से हमारे साहित्य की परंपरा में फाग की मस्ती और उड़ते गुलालों के बीच रंगरसिया की धूम होती है। आज बेशक होली के रंग फीके पड़ते दिख रहे हों, रिश्तों की कमजोर होती डोर का असर इस त्योहार पर नजर आ रहा हो, लेकिन हमारे साहित्य में और खासकर हमारे कवियों के बीच इस त्योहार में एकता और भाईचारे का जो संदेश मिलता है वह कहीं नहीं है। इस वक्त रमजान का भी महीना चल रहा है और अपने देश में ईद और होली दोनों ही आपसी सौहार्द की मिसाल रही हैं। आमतौर पर जब होली की बात होती है तो या तो ब्रज की होली की बात होती है या कृष्ण और राधा के साथ गोपियों और पूरे ब्रजवासियों की जबरदस्त होली का जिक्र होता है, तो दूसरी तरफ बनारस और पूर्वांचल में होली का एक दूसरा ही अंदाज नजर आता है। कुमाऊनी होली हो या फिर हिमाचल की होली, मालवा की होली हो या फिर राजस्थान की होली, हर राज्य और वहाँ की संस्कृति की अलग ही तासीर है और इसके रंग अपने अपने तरीके से वहाँ के साहित्य में छलकते रहते हैं। भक्त कवियों की बात करें तो रसखान की ये पंक्तियां देखिए। मिली खेलत फाग बढ़ियो अनुराग, सुराग सनी सुख की रमकय, कर कुमकुम लय करी कंज मुखी प्रिय के दृग लावन को धमकय, रस खानी गुलाल की धुंधर में ब्रज बालन की दुतियों दमकय। और भक्त सूरदास कहते हैं, हरि संग खेलती है सब भाग, इही मिसी करति प्रकट गोपी, उर अंतर कौ अनुराग, सारी पहिरी सुरंग कसी, कचुकी काजर दय दय नैन, बनी बनी निकसी निकसी भई ठाड़ी, सुनी माधव के मैन। मीराबाई की रचनाओं में आध्यात्मिक संदेश भी मिलता है। वे कहती हैं, फागुन के दिन 4 होली खेल मना रे, बिन करताल पखावज बाजे, अनहद की झणकार रे, बिन सुर राग 36 गावे, रोम रोम रणकार रे, सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे।
वहीं उत्तर छायावाद काल तक आते आते हरिवंश राय बच्चन लिखते हैं, तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है, देखी मैंने बहुत दिनों तक दुनिया की रंगीनी, किंतु रही कोरी की कोरी मेरी चादर झीनी, तन के तार छुए बहुतों ने मन का तार न भीगा, तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है। जाहिर है वो वक्त अलग था, वो दौर अलग था। अब तो वक्त बदल गया है। होली पर फिल्मी गीतों का रंग चढ़ गया है। मोहल्लों में, कॉलोनियों में और यहाँ तक कि गांव के गली चौबारों में भी यही फिल्मी गीत बजते हैं। रंग गुलाल उड़ते हैं। चंद घंटों के शोर शराबे के बाद होली कहीं गुम हो जाती है। जाहिर है होली में एक बार फिर नए रिश्तों की इबारत लिखने की जरूरत है। सोशल मीडिया के जमाने में मैसेज या वीडियो संदेश से निकलकर एक दूसरे से फासले कम करने और वही आत्मीयता तलाशने की जरूरत है। तो आइए, साथ आइए, त्योहारों के इस उमंग को साहित्य की गरिमा के साथ बचाइए। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें जरूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।